इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग बोल रहे होगे अरे यार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पढ़ूं क्या? इतने छोटे से टाइम पे अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। एंड एग्जाम में इस चैप्टर से तुम्हारा कोई भी 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा तो वो छूटेगा नहीं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस वीडियो को ध्यान से बिना शॉर्ट्स में भटके हुए अगर देख लोगे तो इस चैप्टर का ये 1 मार्कर वाले सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। एंड हाँ, हम लोग सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, उसके आजू बाजू के जितने भी क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसको देख लोगे तो रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो अपना पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट। अपने फ्रेंच आर्टिस्ट भैया का नाम याद है तुम्हें? हु प्रिपेयर्ड द सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें में से हम लोग को बताना है कि वो कौन आर्टिस्ट थे। इनके बारे में थोड़ी हिंट दे देता हूं। इन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी और इनका विजन था यूटोपियन विजन। अब यूटोपियन क्या होता है भैया ये भी बता दो। देखो यार, गोकुलधाम सोसाइटी देखी है तुमने, तारक मेहता वाली, जिसमें सारी चीजें परफेक्ट चल रही हैं, सब लोग अच्छे से जी रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पर सब कुछ आइडियली चलता है उसे हम लोग यूटोपिया कहते हैं। और जो इस बात को इमेजिन करे, विजन करे, उसे हम लोग यूटोपियन विजन कहते हैं। तो अपने जो आर्टिस्ट थे उन्होंने 1848 में एकदम यूटोपिया बना डाला। 4 पेंटिंग में एकदम यूटोपियन विजन के साथ में एक ऐसी सोसाइटी रिप्रेजेंट की जिसमें सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। तो वो थे फ्रेडरिक सॉर्यू अंकल। फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 पेंटिंग बनाई 1848 में और यूटोपियन विजन के साथ बनाई। उन्होंने यूटोपिया दिखाया जिसमें सब चीज परफेक्टली हो रही है। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। आसपास के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, पेंटिंग के बारे में जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है वो तुम लोग को पता ही होगा। तुम्हारे नेशनलिज्म इन यूरोप के फर्स्ट पन्ने में जो बड़ी सी पेंटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो ये सब तुम लोग एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में देख ही लियोगे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। इटली के राजा कौन बने? तो जो जीता वही सिकंदर, विक्टर, विक्ट्री। इटली के जो सिकंदर थे वो विक्टर इमैनुअल टू बने। जो राजा थे वो 1861 में विक्टर इमैनुअल टू बनते हैं। अगर तुम्हें आंसर ना है तो बाकी 3 ऑप्शन पे नजर डाल लो कि क्या ये सही हो सकते हैं। कैवोर नहीं होंगे, मजीनी तो यूनिफिकेशन में बिजी थे, ये फ्रांस के एक राजा थे। तो बेसिकली विक्टर इमैनुअल टू हम लोग को पता चलता है कि ये राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर राइट आंसर ना आए, कंफ्यूजन है, तो एलिमिनेट कर दो, बाकी जो आंसर नहीं आ रहे हैं उन सबको हटाओ और फिर देखो कि कौन सा बचता है। हम लोग को पता था विक्टर इमैनुअल टू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजो, इटली विक्टर, इटली विक्टर, जो जीता वही सिकंदर। जर्मेनिया आंटी को किसने बनाया था? तो उन्हें बनाया था फिलिप वेट ने। इनका भी नाम याद रख लो। क्या पता ये सीबीएसई वाले हार्ड क्वेश्चन बनाने के नाम पे ये क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, तो फिलिप वेट ये याद कर लो, कहीं लिख लो जिससे कि तुम्हें याद रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन खत्म करेंगे, जहां पर कॉन्सेप्ट की बात होगी वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट भी देख रहे होंगे। व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब कि जब फ्रांस छींक देता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब कि इसका भाव क्या है कि फ्रांस में कोई भी घटना होती है तो उसका सीधा प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ता है। ये किसने कहा था? गैरीबाल्टी ने, बिस्मार्क ने, ड्यूक मेटरनिक ने या फिर मजीनी ने? इसका राइट आंसर होगा ड्यूक मेटरनिक अंकल। इन्होंने ही कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो जुकाम हो जाता है पूरे यूरोप को। इन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने मजीनी को सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया था, द डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था मेज़नी के बारे में। क्यों? क्योंकि ड्यूक मेटरनिक ना राजा रानियों को सपोर्ट करते थे, कंजर्वेटिविज्म को सपोर्ट करते थे। इसी वजह से ये मजीनी जैसे जो भी लिबरल लोग थे जो चाहते थे कि ये राजा रानी वाला सिस्टम हटे, उनका ये विरोध करते थे। और इन्होंने ना 1815 की जो वियना ट्रीटी हुई थी उसे भी होस्ट किया था। तो ड्यूक मेटरनिक 3 क्वेश्चन में आ सकते हैं तुम्हें कि 1815 की ट्रीटी को किसने होस्ट किया था, साथ साथ में मजनी वाला या फिर ये वाला। तुम्हें प्रॉपर कोट आ सकता है कि बताओ ये किसने कहा था। तो ये याद रखना, ड्यूक मेटरनिक ने ये सारी चीजें कही थी। और ये तो याद हो ही गया होगा कि जब छींकते हैं तो सबको जुकाम हो जाता है। सो ड्यूक मेटरनिक इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। इसका आंसर मान लो तुम्हें नहीं पता है तो क्या करोगे? ऑप्शंस देखो क्या हुआ था। सबसे पहले तो 18th सेंचुरी में क्या ये आजाद हो गया था पोलैंड? नहीं।
क्या यहाँ पर पोलैंड पूरा रशिया के कंट्रोल में चला गया था? नहीं। क्या यहाँ पर ईस्ट जर्मनी के कंट्रोल में पूरा पोलैंड चला गया था? नहीं। 18 सेंचुरी के एंड में जो रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो बड़े बड़े देश थे, इन्होंने पोलैंड के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपना हिस्सा जमा लिया था, कब्जा कर लिया था। तो पोलैंड पार्टीशन कर दिया गया था जर्मनी, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो यार, सबसे पहली बात कि जब तुम लोग ऐसे क्वेश्चन देखो, कई बार क्या होता है, जब बड़ी वर्डिंग वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि राइट आंसर कौन है। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसमें तुमको आसानी से पता चल जाएगा कि गलत वाला ऑप्शन कौन है, सही वाला ऑप्शन कौन है। क्योंकि जितना ज्यादा ऑप्शन लंबा रहता है, उतना ज्यादा ये चांसेस रहते हैं कि उसमें कोई तुम्हें लूप होल मिल जाएगा। देखो, इसमें हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ा, हम लोग को पता चल गया कि हाँ, डी इसका राइट आंसर है। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, घुटनों के दिमाग को एक्टिवेट करके एग्जाम हॉल में जाना, और ज्यादा नर्वस ना होइयो। अच्छा ही एग्जाम जाता है हमेशा, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। 95 तो आसानी से आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। बस जो वीडियोस बन रहे हैं, डल रहे हैं, उनको ध्यान से देखा करो, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ये बताओ, किसने लीडिंग रोल प्ले किया था? कितनी बार रटोगे यार? ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क जर्मनी के यूनिफिकेशन में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। इन्हें फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। पापा हैं ये जर्मन यूनिफिकेशन के, ऑटोवन बिस्मार्क। ठीक है, ये हैं प्रशियन चीफ मिनिस्टर। प्रशियन चीफ मिनिस्टर थे ऑटोवन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी की यूनिफिकेशन कर रहे थे। इनके राजा ने इनको कहा कि यार मुझे जर्मनी पूरा यूनिफाइड चाहिए, तो इन्होंने कहा ठीक है हुजूर जी, अभी कर देता हूं। तो इन्होंने पूरा दिमाग लगाकर जर्मनी को यूनिफाई किया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे बड़ा रोल था ऑटोवन बिस्मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? पहले बोले कि बताओ किसने यूनिफाई करवाया, अब पूछ रहे हैं कि बताओ राजा कौन बना। इटली के तो राजा विक्टर इमैनुअल टू थे, ये हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। इटली जो जीता वही सिकंदर, विक्टर। इटली ये तो हो गया। अब हम लोग को बताना है जर्मनी के राजा कौन बने। तो भैया ये तो ऑटोवन बिस्मार्क ने तो यूनिफिकेशन करवाया था, तो ये खुद तो राजा बने नहीं। अब देखो यार, इसके आंसर से पहले एक कहानी सुनो। ऑटोवन बिस्मार्क को ना रजनीगंधा खाना बहुत पसंद था। यही खा खा के उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई भी करवाया। पता है क्यों? क्योंकि दाने दाने में है केसर का दम। तो यहां पर ऑटोवन बिस्मार्क को केसर विलियम वन बहुत पसंद है, दाने दाने में केसर का दम था। इसी वजह से जो प्रशिया के किंग केसर विलियम वन को जर्मनी, यूनिफाइड जर्मनी का किंग, एम्परर घोषित कर दिया गया। तो समझ में आया? विक्टर जो जीता वही सिकंदर, कौन? विक्टर इमैनुअल टू, इटली के राजा। और केसर विलियम वन, दाने दाने में है केसर का दम, केसर विलियम वन बनते हैं जर्मनी के फर्स्ट एम्परर, यूनिफाइड जर्मनी के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? कंफ्यूजन को दूर किया करो। सीरियस होके पढ़ोगे तो यार कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी नर्वस रहोगे। इसी वजह से कहानियां बनाते चलो, कहानी की तरह पढ़ो जिससे याद रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड? नेपोलियनिक कोड को और क्या कहा जाता है? सिविल कोड। सिविल कोड ऑफ कब 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 हुआ था? राइट, 1804 में, 1804 में हुआ था। इसकी कुछ अच्छाइयां भी थी, कुछ बुराइयां भी थी। अच्छाइयां क्या क्या थी? कि जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे वो हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे हो गए थे, यूनिट एंड मेजरमेंट प्रॉपर कर दी गई थी। और डीमेरिट्स क्या क्या थे? डीमेरिट्स ये थे कि विमेन्स को राइट नहीं मिले थे, सेंसरशिप ले आई थी, साथ में लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि वो लोग आर्मी ज्वाइन करें। इतनी बातें समझ में आ गई यार? फ्री में तुम लोग को प्रॉपर सिविल कोड मैंने बता दिया 10 सेकंड में। अब इसका आंसर देखो तुम्हें बनता है कि नहीं। यहां पर हम लोगों से पूछा गया है, बताओ कि इनमें में से कौन सा नेपोलियन कोड का फीचर नहीं है, बताओ इनमें में से कौन सा गलत है। तो इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर लॉ दिया गया था, हाँ दिया गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई थी, हाँ दी गई थी। राइट टू प्रॉपर्टी दी गई थी, हाँ दी गई थी। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ भी दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था, ये तो हटाया गया था ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड ट्रीटी ऑफ वियना? अभी तो मैंने यार बताया ड्यूक मेटरनिक अंकल जी ने इसको होस्ट किया था।
तो आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन अपना आसानी से बन गया। देखो यार, कॉन्सेप्ट पता होते हैं ना, तो आजू बाजू के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब आराम से बन जाते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेयर, मतलब कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो चेंजेस हुए उनमें में से बताओ कौन कौन से हुए। तो इट एंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एब्सोल्यूट मोनार्की, पूरी राजशाही को खत्म कर दिया था? हाँ, खत्म कर दिया गया था। राजा की पावर्स को कंट्रोल कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। एब्सोल्यूट मतलब पूरी पावर राजा के पास हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ऐसा ही होता था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये खत्म हो गया। एब्सोल्यूट पावर यहां पर नहीं दी गई राजा को। इट ट्रांसफर्ड पावर टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, हाँ सही बात है। एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार मिल गया, तो वो लोग जो चाहे वो नियम कानून ये सब वो लोग मनवा सकते थे। तो ये भी पार्ट सही है। इट प्रोक्लेम दैट henceforth people would constitute the nation and shape its destiny, मतलब कि हाँ, जो जनता है, फ्रेंच की जनता है, फ्रांस की जनता है, वो ये निर्धारित करेगी कि आखिर कहां पर कौन कौन से चेंजेस होंगे और फ्रांस आगे चल के कैसा बनेगा। तो ये भी सही है, जनता के हाथ में पावर आ गई थी। तो ये सब सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइडिया ऑफ नेशन में हम लोग पढ़ते नहीं है कि उन लोगों ने क्या क्या चेंजेस लाए थे, वो सब यहाँ पर हम लोगों को लिख देना था। ये सब दिमाग में बैठा के रखना। और हाँ, तुम लोग को काफी दिक्कत होती है, एक एक चैप्टर को एक एक दिन दे रहे हो तुम अपने टाइम टेबल में पढ़ने के लिए। यार 10-10 15-15 मिनट का काम है एक चैप्टर को निपटाना। नहीं मान रहे हो ना, मुझे पता है नहीं मानोगे। इसी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस ला रहा हूँ, जिसमें तुम लोग को 10-15 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हर चैप्टर 10 मिनट के अंदर कंप्लीट, 15 मिनट में कंप्लीट। तुम्हें लगेगा यार मैंने कुछ पढ़ा, इतना टाइम ही नहीं दिया मैंने और ये इतना सब मुझे पता कैसे चल गया। तो इसी वजह से सब्सक्राइब वगैरह जो करते नहीं हो यूट्यूब पे, वो सब कर लेना। बेल आइकन वगैरह जो दबाते हो वो दबा लेना। सोशल साइंस और साइंस की टेंशन छोड़ देना एक बार सब्सक्राइब करने के बाद में, ठीक है। और अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कब करोगे? बूढ़े होने के बाद मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें वीडियो अच्छा लगा था कि नहीं। तो लाइक करो, कमेंट कर दो प्यारा सा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, अब इसी बात पे बताओ एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? फिर कंफ्यूज हो रहे हो। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटिस्ट में क्या है, बात का बतंगड़ बनाओ। एब्सोल्यूटिस्ट में एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट मतलब पूरा। पूरा पावर किसके पास होता है? मोनार्कियल गवर्नमेंट के पास। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राजशाही में पूरा ताकत मिल जाता है ना जो गवर्नमेंट होती है। तो इसे ऑटोक्रेसी भी कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट को। ऑटोक्रेसी में भी सारी पावर डिक्टेटर के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ, किसके साथ आया? अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं भैया, रशियन रेवोल्यूशन नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं। इसका राइट आंसर होगा अपना प्यारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा कमेंट कर सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। आलस ना करो बबुआ, कमेंट करो। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देख रहा हूं मैं, देख लो, पाप लगेगा तुम्ही को, मेहनत से वीडियो बनाई है लेकिन तुम सब्सक्राइब नहीं किए हो। कोई बात नहीं, अभी कर लो। अरे कर भी लो भाई, जल्दी बोल रहा हूं, जल्दी टक। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ, इसका आंसर अभी हम लोगों ने देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट डज ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल सिंबलाइज, एक महिला जो जिनके आंखों में पट्टी बंधी है और जो तराजू लेके बैठी हुई है, वो क्या बताती हैं? जस्टिस, जस्टिस को वो रिप्रेजेंट करती है ना। पीस तो नहीं कर रही हैं, इक्वालिटी नहीं कर रही हैं, लिबर्टी। अरे पिक्चर देखे हो ना कोर्ट वाली, तारीख पे तारीख, उसमें तुम्हें एक विमेन काली पट्टी बांध के दिखती है तराजू लिए हुए, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जस्टिस को। क्योंकि वो ये नहीं देख रही हैं कि आगे तराजू पे कौन है, वो फैक्ट्स के बेसिस पे तुम्हें तुम्हारा न्याय होगा, ये नहीं देखा जाएगा कि तुम कौन हो। इसका ये सिंबल होता है ब्लाइंड फोल्डेड लेडी का, ये मतलब होता है। ठीक है, अगर अब तक नहीं पता हो तो पता चल गया होगा। साथ साथ में ब्रोकन चेन आजादी का सिंबल होता है, लिबर्टी का। चेन हथकड़ियां थी तो बंधे हुए थे, टूट गई तो आजादी मिल गई। रेड कैप ये भी आजादी का सिंबल होता है। और जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जस्टिस का सिंबल होती हैं। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था? PRAB, प्रैब देश थे, चार देश जो नेपोलियन के पीछे पड़ गए थे कि यार ये माटी का लाल पता नहीं कहां से आ गया, इसका ना कोई राजा रानी वाली फैमिली है, ये अजीब से अलग तरीके की गवर्नमेंट बना रहा है। प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन में
एरिस्टोक्रेसी चलती थी, मोनार्की चलती थी, राजा का बेटा राजा बनता था। तो इन्हें नेपोलियन से काफी चिढ़ मच रही थी, दिक्कत थी इन्हें। तो इन्होंने नेपोलियन को घेर के 1815 में वाटरलू में मार डाला। वाटरलू की लड़ाई में, वाटरलू एक जगह का नाम है, वहां पर इन्होंने नेपोलियन को मार दिया। इनका मेन इंटेंशन क्या था कि जिससे कि ये राजा रानी वाला सिस्टम फिर से ला पाए। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या दो बड़े चेंजेस हुए थे। पहला चेंजेस ये हुआ था कि अपनी बर्बन बिस्कुट डायनेस्टी जो थी उसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। और दूसरा चेंज क्या किया गया था कि नेपोलियन अंकल ने जो साइड साइड में फ्रांस की बाउंड्री बढ़ाई थी उसे फिर से घटाकर पहले जैसा कर दिया गया था। तो फ्रांस की बाउंड्री लिमिट कर दी और बर्बन बिस्कुट डायनेस्टी फिर से वापस स्टैब्लिश कर दी, मतलब कि मोनार्की को फिर से ले आए। तो ये था मेन इंटेंशन ट्रीटी ऑफ वियना के। और इसको होस्ट किसने किया था? ड्यूक मेटरनिक ने। याद है कि भूल रहे हो यार? थोड़ा दिमाग लगाओ। ड्यूक मेटरनिक ने 1815 की ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था। उसमें जो चेंजेस हुए थे वो मैंने तुम लोग को अभी बताए। ग्रेट। अब आगे चलते हैं। सब कुछ दिमाग में घुस रहा है ना? अगर नहीं घुस रहा है तो थोड़ी देर पॉज करके पानी भी पी सकते हो। हु प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन? अभी हम लोगों ने देखा दाने दाने में है विलियम केसर का दम, केसर विलियम वन का दम। तो ये राजा बनते हैं जर्मनी के। ग्रेट। तो प्रशियन किंग केसर विलियम वन इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी के। और इटली का कौन था ये बताओ तो? इटली के कौन राजा बने थे? जर्मनी का तो केसर विलियम वन, इटली का कौन? कौन जो जीता? वही सिकंदर, विक्टर, विक्टर इमैनुअल टू। व्हाट डिड जर्मेनिया सिंबलाइज? जर्मेनिया आंटी क्या सिंबलाइज करती हैं? फ्रेंच नेशन को करेंगी क्या? जर्मन नेशन को सिंबलाइज करती हैं। जर्मन, जर्मेनिया, यार इतना छोटा तो रिलेशन बना ही लोगे। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हु वॉज ग्यूसिपी मेजिनी? अच्छा, तुम लोग को इनका नाम का ये स्पेलिंग याद करने में दिक्कत होता होगा ना, तो इनके नाम की स्पेलिंग के लिए लिखो पहले जी, जी आई, ठीक है, जी यूज पे, जी यूज पे मेजिनी लिख दोगे तो ये हो गया ग्यूसिपी मेजिनी। जी यूज पे मेजिनी कौन थे? तो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये मेजिनी साहब इटली से थे और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, मतलब जवान इटली एंड जवान यूरोप। अब अच्छा, एक और बात है ना कि पहले के टाइम पर जब लिबरलिज्म बढ़ रहा था, नेपोलियन साहब इधर उधर तबाही तूफान मचा रहे थे, तो सब लोग तो खुल के सामने आ रहे थे। लेकिन जब चार देशों ने मिलकर, प्रायब देशों ने मिलकर हरा दिया ना नेपोलियन को, तो जितने भी ये आजादी के सोच वाले लोग थे ये सब डर गए, सहम गए। तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू किया, चुपके चुपके वो लोग मीटिंग्स करते थे। तो मजीनी ने ये दो बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ मजीनी ने कौन कौन से सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, तो वो भी तुम्हें लिखना पड़ जाएगा। तो यंग इटली और यंग यूरोप इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म। जहां भी कस्टम यूनियन का नाम हो, जोल्वरीन, वोल्वरीन के छोटे भाई का नाम लिख दो। जोल्वरीन ने यहाँ पर कस्टम यूनियन यहाँ पर बना था, जिससे कि क्या हुआ था, टैरिफ बैरियर अबॉलिश हो गए थे। ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले बहुत दिक्कत होती थी कि अलग अलग जगह पे जाओ तो अलग अलग करेंसी है। जोल्वरीन के आने के बाद करेंसीज भी घट के 30 से 2 ही करेंसी रह गई और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा होने लग गया। हर जगह पे टैक्सेस देने से छुटकारा मिला, टैरिफ बैरियर्स हट गए जोल्वरीन के आने के बाद। ठीक है, जोल्वरीन क्या था? एक कस्टम यूनियन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दास वोक क्या होता है? दास वोक, देखो, एक इंसान थे जिनका नाम था जोहान गॉट फ्राइट, मतलब जोहान को फ्राई कर दिया गया। जोहान गॉट फ्राइट कहते थे कि जो कल्चर होता है ना, जो भी कल्चर होता है कहीं का भी, वो कल्चर बेसिकली उस कंट्री के नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। वो कल्चर बहुत प्यारा होता है, वो कल्चर वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो दास वोक बेसिकली कॉमन पीपल को कहा गया। इन्होंने, इनके बारे में आगे लिखा भी होगा, चलो देखते हैं आगे लिखा है कि नहीं। दास वोक मतलब कॉमन पीपल, इसका आंसर अभी दिमाग में बैठा लो। एंड हाँ, तो ये जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉट फ्राइट मतलब जॉन को फ्राई कर दिया गया। ये एक चाहते थे कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो समझते थे, वो वहां के कॉमन पीपल में बसता है, न राजा में, न रानी में, न वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि कॉमन पीपल में बनता है। दास वो साथ साथ में वो
इससे चाहते थे कि फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस ये सब और ज्यादा यहाँ पर कल्चर को और एक तरीके से बढ़ाया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि लोग यूनाइटेड हों। दास लोग मतलब कॉमन पीपल। ठीक है, अब आगे हम लोग को इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मिलता है, बताओ रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म, डीडीएलजे में जो प्यार राज का सिमरन के लिए था, वही सेम जब किसी इंसान को हो जाता है अपने देश के कल्चर के प्रति, तो उसे हम लोग रोमांटिसिज्म कहते हैं। सो ये एक कल्चरल मूवमेंट था। कल्चरल मूवमेंट मतलब इसमें जो उस कंट्री के, जो जर्मनी के जो फोक डांस थे, फोक लोर्स थे, इन सबको बढ़ावा दिया गया। वहां के लोगों को एक तरीके से मेन पॉइंट ऑफ व्यू में रख के उनके गाने वगैरह, लोक गीत वगैरह को बढ़ावा दिया गया रोमांटिसिज्म में, जिससे कि उनके अंदर की नेशनलिज्म वाली भावना बढ़े। ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंकर्स कौन थे? तो जंकर्स जिनके पास बेसिकली बहुत बड़ा जंक हो लैंड का, उन्हें हम लोग जंकर्स कहते थे। बड़े बड़े लैंड ओनर्स को जंकर्स भी कहा जाता है। ये दिमाग में रखना उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि बताओ ये कौन है। तो ये है अपने जर्मेनिया आंटी। इनके कुछ फीचर्स भी देख लो, जैसे इन्होंने स्वॉर्ड लिया है, इसका मतलब क्या है कि ये लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन लीफ है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये पीस भी चाहती हैं, लड़ना नहीं चाहती। इनके ऊपर पत्तियों का क्राउन है, ये पीस चाहती हैं। साथ साथ में इन्होंने एक झंडा भी लिया हुआ है नेशनल फ्लैग का, इसका मतलब कि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरा कंट्री एक साथ में। सब कुछ तो पता है यार, बस मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने बड़ा सा चद्दर क्यों पहन के रखा है। और इसका तो बुक में भी और कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इन्होंने इतना बड़ा चद्दर क्यों पहना है। खैर, इसको तुम लोग रिसर्च करो कि इतना बड़ा चद्दर आखिर इन्होंने पहना क्यों है। बाकी क्लास के बेसिस पे तुम्हारे ये 3 क्वेश्चन इतनी इंफॉर्मेशन से बन जाएंगे। ठीक है। सो आर्टिस्ट का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया था, फिलिप वेट ने इसको इनको पेंट किया है। ठीक है, ग्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यार खत्म हो गया? मतलब कि तुम्हारे 1 मार्कर सारे बन गए? कुछ लगा क्या कि मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? बस तुम्हें 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं इस पूरे वीडियो में, उनको याद रखना है। 1 मार्कर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो तुमसे ना बने। और टेंशन ना लो यार, इतना सीरियस होके पढ़ोगे बाल वाल झड़ने लग जाएगा। चिल होके पढ़ा करो। चिल होके पढ़ोगे कैसे? इस चैनल पर तुम्हें काफी अच्छे सोशल साइंस के वीडियोस ऑलरेडी बने मिले हैं। साथ साथ में तुम्हें नई सीरीज भी मिल रही है, जिसमें हम लोग 3 मार्कर, 5 मार्कर इस चैप्टर के और बाकी सभी सोशल साइंस के चैप्टर के कंप्लीट कर रहे हैं। बस आओ आराम से देखो, 10 मिनट में एंजॉय करके जाओ, वीडियो देख के जाओ। कोई पढ़ने का टेंशन ही नहीं है, साइंस और सोशल साइंस की टेंशन ही छोड़ दो। ठीक है, बस ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे चल के और बातें की जाएंगी। ओके बाय।